नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे युवा ऑफिसर हैं जो मध्य प्रदेश के एक बेहद महत्वपूर्ण ज़िले तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो महाकौशल के जिस ज़िले में हैं वो कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है मिनरल्स के लिहाज से, और कुछ चैलेंजेस भी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े स्वाभाविक तौर पर जहां आते हैं। और एक युवा अधिकारी हैं वो, और उनका अब तक का जो काम करने का तरीका और शैली है जो आगे भी हमें इसी रूप में बेहिचक नज़र आ सकती है कि वो अपने काम को एक बहुत ही कॉम्पिटेंसी के साथ करने की कोशिश करते हैं। और ये सेवा दरअसल मूल रूप से डिज़ाइन ही इसी तरह से है कि आप एक लोक सेवक होने के नाते ये समझें कि टुवर्ड्स द पब्लिक आपकी जिम्मेदारियां और दायित्व क्या हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो हमारे अपने मध्य प्रदेश के हैं, बुंदेलखंड रीजन के छतरपुर से आते हैं। अब टीकमगढ़ में उनका परिवार सेटल है और 2016 बैच है उनका, और मैकेनिकल इंजीनियर वो रहे हैं। जैसा हम देखते हैं कि रीसेंट पास्ट में भारतीय प्रशासनिक सेवा में इंजीनियर्स की एक सर्टेन परसेंटेज उनका आने का लगातार जारी रहता है, और इस पर शोध भी होना चाहिए कि वो काफ़ी शक्ति से इस तरफ बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल में उन्होंने 5 साल नौकरी भी की और 2016 में वो इस सेवा के लिए चयनित हुए, और वर्तमान में कटनी ज़िले के प्रशासनिक मुखिया यानी कलेक्टर की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूँ आशीष तिवारी जी आपका, और आपका परिचय भी दर्शकों से करा रहा हूं आपके साथ। जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूं आशीष जी। इस हमारे अफसरनामा में हम एक विंडो, एक खिड़की खोलते हैं अतीत की, पास्ट की, और उसमें आशीष जी को बिठाकर उस खिड़की से बाहर ले जाकर हम ले जाते हैं उनके नेटिव प्लेस, टाउन। और ये वो दौर है जब वो किशोर वय की दहलीज पर खड़े हैं, टीनेज हैं, और 11वीं या 12वीं कक्षा है उनकी, और वो सोच रहे हैं कि अब जंप लेना है, आगे बढ़ना है। तो मैं आपको पीछे ले जा रहा हूं, ज़रा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बताइए, और उस दौर में जो आपकी सोच थी, जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते थे, उसके बारे में भी बताइए। जी जी, मैं एक्चुअली मेरी स्कूलिंग जो है वो छतरपुर के राजकीय उत्कृष्ट विद्यालय में हुई है जी। और जब मैं वहां पर पढ़ाई करता था तो उस समय ऐसा कभी जीवन में सोचा नहीं था कि अखिल भारतीय सेवा में, खासतौर से भारतीय प्रशासनिक सेवा में कभी मैं आ पाऊंगा। ऐसा कभी सपना भी नहीं था। मेरे पिताजी BSNL में SDO हैं, मतलब वहां से रिटायर हुए हैं, और एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ। लेकिन उस समय ये था कि जीवन में कुछ ऐसा करेंगे कि लगेगा कि कुछ अलग किया। साथ में जब पढ़ाई करते करते लगा कि उस समय इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा चार्म था। IIT में सब लोग जाते थे, जो अच्छे बच्चे हुआ करते थे पढ़ने में, वो IIT जाते थे। तो हमको भी लगा कि पढ़ने में चूंकि ठीक है तो IIT की तैयारी की जाए। तो पिताजी ने एडमिशन करा दिया कोटा में किसी कोचिंग में, वहां गए, पढ़ाई करी, बट IIT में तो सिलेक्शन नहीं हुआ उस समय। लेकिन मेरा AIEEE में उस समय सिलेक्शन हो गया था, और लेकिन उसमें रैंक बहुत अच्छी नहीं आई। तो मुझे NIT जमशेदपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला। और मुझे लगता है कि जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए NIT जमशेदपुर में पहुंचा तो वहां जाना एक बहुत ही अलग डिसीजन रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि से बिल्कुल बाहर झारखंड में जाके जब एडमिशन लिया जी। और NIT और IIT की एक खासियत ये होती है कि वहाँ पे अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग स्टेट्स के लोग मिलते हैं। तो एक जो जनरल कोहोर्ट होता है वो बड़ा अच्छा होता है। आपकी जो पर्सनालिटी की रूम होती है उसमें बहुत, आज मैं जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, आज से 2007 में मेरा एडमिशन हुआ था NIT जमशेदपुर में, लगभग 18 साल हो चुके हैं। अगर 18 साल पहले का मैं देखूं, जब मैं पहली बार पहुंचा तो मैंने बहुत सारी चीजें लाइफ में पहली बार ऐसी देखी थी कि मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को इंग्लिश बोलते हुए अपने सामने सुना था। ओहो जी। जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था जी। अगर ये NIT जमशेदपुर नहीं होता तो शायद मुझे और समय लग जाता उस चीज को देखने में। तो क्या बात। उससे क्या है, कोहोर्ट जब होता है तो आपके अंदर भी एक कुछ ग्रोथ करने की, कुछ नया करने की, उस कोहोर्ट के हिसाब से एडजस्ट होने की एक जो चाह आती है, उससे निश्चित तौर पे पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट भी होता है और आपकी लर्निंग भी बढ़ती है। उसी चीज का मुझे फायदा हुआ और
वहाँ जाके जो इंटरेक्शन हुए, जो इन जनरल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट सीखे, जो साथियों से जो कुछ सीखा, उसने निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मुझे भविष्य में आके और इस सेवा में आने का मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल। चाहेंगे तो से मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था जी जी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरी पहली पोस्टिंग जयपुर हुई, जहां मैं लगभग 5 साल मैंने पाइपलाइंस डिवीजन में काम किया, प्योरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर काम किया। जब 4-4.5 साल बाद वहां लगा कि नहीं, अभी यहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, वो जीवन में जो करना चाहते थे वो नहीं हुआ, तो फिर सिविल सेवा की तैयारी की और किस्मत अच्छी रही मेरी कि मेरा पहले अटेम्प्ट में ही अच्छी रैंक के साथ हो गया और मैं अपने होम क्वार्टर में आके लैंड हो। वाह वाह, बहुत ही शानदार। आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही कि मैंने पहली बार अंग्रेजी बोलते किसी व्यक्ति को जमशेदपुर में सुना। तो सर, क्या आपकी जो पढ़ाई स्कूल की रही वो हिंदी मीडियम में हुई या फिर अंग्रेज़ी में जिस किस्म की फ्लुएंसी की एक ज़रूरत होती है, जिससे हम सब, मैं भी हिंदी मीडियम में पढ़ा, तो मैं भी जहाँ एक समय था कि जहाँ मैं वो अमेरिकन एक्सेंट या एक टिपिकल एक्सेंट की अंग्रेज़ी सुनता था तो मैं सन्नाटे में आ जाता था कि ये कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे बोलेंगे, फोटोग्राफी कैसे बोलेंगे, तो ये सुनकर मैं सन्नाटे में आ जाता था। तो आपका ये अनुभव क्या हिंदी मीडियम रहा था या फिर आपने पहली बार देखा था? क्योंकि मैं समझ सकता हूँ छतरपुर, अभी जमशेदपुर या इन सब के लिहाज से एक काफ़ी रिमोट जगह हो जाती है। जी जी, मैं एक्चुअली क्लास 8 तक मैं हिंदी मीडियम स्कूल में था, बट 9th में जब जो मध्य प्रदेश शासन ने जब उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ किए थे, तो जो पहला बैच था एक्सीलेंस स्कूल का वो 2003 में चालू हुआ था। 9th में मैं उस बैच का, मैं उस स्कीम का पहला बैच हूँ छतरपुर एक्सीलेंस स्कूल का। तो वहाँ जब मैंने एडमिशन लिया तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, पढ़ने में थोड़ा मैं ठीक था बचपन से, तो इंग्लिश मीडियम में वहाँ एडमिशन लिया। ये जो बीज था अखिल भारतीय सेवा में जाने का, क्योंकि अक्सर मैं सुनता हूँ कि IIT या NNIT ये संस्थान एक अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए एक बड़ा सेंटर पॉइंट बनते हैं, क्योंकि ये सपना मैंने देखा कि एक सर्टेन परसेंटेज है इंजीनियर्स का कि ड्यूरिंग स्टडी उनके दिमाग में कहीं ये विचार प्रत्यारोपित किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, या कुछ ऐसा कंजेनाइटल एटमॉस्फेयर है कि वहाँ पर ये विचार आपके मन में क्या शुरू से स्कूल डेज से था कि एक प्रशासनिक अधिकारी, या फिर ये NNIT जमशेदपुर में ये विचार आगे बढ़ा? देखिए, शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे कभी प्रशासकीय सेवाओं में आना है। एक बात जरूर है, जब मैं IOC में जयपुर में था तो मैं कभी कभी ग्वालियर में मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, तो जब मैं ग्वालियर जाया करता था तो गांधी रोड से निकलता था, तो वहाँ बड़े बड़े बंगले दिखते थे। वहाँ ग्वालियर में सारे बड़े अधिकारियों के बंगले गांधी रोड पे ही हैं जी। तो कभी कभी लगता था कि हाँ यार, इन बंगलों के अंदर रहने वाले अधिकारी क्या काम करते होंगे, इनकी क्या कार्यशैली होगी, किस बैकग्राउंड के लोग होंगे, ये कुछ अलग टाइप से, अलग दुनिया से आते होंगे, ऐसा लगता था। उस समय थोड़ा सा एक मोटिवेशन रहता था कि हाँ, कभी अगर मौका लगा तो इन बंगलों में रहने का मौका मिलेगा। बट वो एक बहुत ही क्रूड टाइप का थॉट था, जो किशोरावस्था में उस टाइप का। बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअल जो दिमाग लगाया और जो एक्चुअल चीजें मैं जब फोकस किया, वो जब मैं अपने IOC में लगभग 3.5-4 साल की नौकरी कर चुका था, तब जब उस जॉब से जब मन भरा, लगा कि इस तरह से लाइफ में करेंगे तो हमेशा इस जीवन में एक वो रिग्रेट रह जाएगा, मलाल रह जाएगा कि कुछ कर सकते थे पर नहीं किया। जब अपने घर वालों से पूछा कि मेरा मन ये करने का है, आप क्या कहते हैं, तो उनका ये कहना था कि हम तो बहुत सालों से सोच रहे थे कि तुम कभी ना कभी ये कहोगे, क्यों कर दिया। वाह। तो इस तरह का उनसे सपोर्ट मिला। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर जॉब छोड़नी भी पड़ेगी तो आप छोड़ देना, बट अगर मन में है तो कर लो। और मेरे जीवन में यही था कि जीवन में मलाल नहीं चाहिए था बाद में कि कर सकते थे, नहीं किया। तो आपको ये तो मालूम पड़ता है कि मनुष्य की क्षमता असाधारण है। वो अगर जो सोचता है उसके लिए जिस तरह से संकल्प लेकर वो परिश्रम करता है, वो करने का सामर्थ्य उसके भीतर होता है, कैपेबिलिटी उसके भीतर होती है, तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। और देखिए, एक युवा आशीष तिवारी जी ने एक सपना देखा था गांधी रोड से निकलते हुए कि ये बड़े बड़े भव्य बंगले और इनमें कभी रहने का अवसर, कौन लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, और वो अवसर आपको मिला आपकी प्रतिभा और क्षमता की वजह से। सर, जिस समय आपने ये अटेम्प्ट किया
अखिल भारतीय सेवा, मेरे ख्याल से आप 28 प्लस के आसपास थे या इससे कम थे, या सर्विस में जल्दी आ गए थे आप? लगभग 27 साल का रहा हूँ मैंने जब तैयारी चालू की थी तो मैं 26.5 साल का था। वाह। और एग्जाम दिया होगा मैंने 28 के आसपास। 28 के आसपास। तो ये जो पहला आपने 1 महीने के भीतर ही प्री निकाल लिया था, उसने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया होगा आपको कि अब ऐसा नहीं है कि अगर हम इतने कम समय में इतने बढ़िया नतीजे लेकर आते हैं तो आगे सफलता तो ज़रूर अपना इंतज़ार कर रही है, ऐसा कुछ भाव आया था मन में? बिल्कुल, प्री निकालने के बाद, प्री तो खैर निकल गया था, उसके बाद जब मैंने फिर मेंस के लिए मुझे 3 महीने और मिले, तो मैंने टोटल 4 महीने की तैयारी में मेंस की जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी उससे मात्र 60 नंबर पीछे था मैं। ओह वाह। तो मुझे ये लगा कि अगर 4 महीने में मैं इतना पास पहुंच सकता हूँ तो ये तो पक्का है कि कभी ना कभी इस एग्जाम में अपना सिलेक्शन तो हो जाएगा। और फिर वही, उससे एक मोमेंटम भी मिला और एक मोटिवेशन भी मिला, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर अच्छे से एग्जाम क्लियर हो गया। आशीष जी, इसमें कोई शक नहीं कि आप या आपकी तरह चयनित जो अधिकारी हैं देश की श्रेष्ठ सेवा में, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स होते हैं। फिर भी हम युवा जो इस कार्यक्रम को बहुत देखते हैं वो जानना चाहते हैं कि सफलता के लिए क्या ज़रूरी है। पहले आपने इंजीनियरिंग का एक आला दर्जे का एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल का निकाला, फिर वहाँ भी आपने, और मुझे लगता है जिस तरह का आपका कैरिकुलम का मैं पास्ट देखता हूँ, जिस तरह से एकेडमिक पास्ट आपका देखता हूँ, तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग ही रहा होगा। लेकिन फिर भी आप अपने को कैसे, जितना मैं आपसे बात करके आपको समझ पा रहा हूँ, आप बहुत असर्टिव पर्सनैलिटी दिखते हैं मुझे। आप जो सोचते हैं गंभीर हैं, आप थोड़े से शायद अंतर्मुखी भी हों, इंट्रोवर्ट भी हों, लेकिन ये चीज़ें आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करने में बहुत मदद करती हैं। थोड़ा युवाओं के लिए कुछ मंत्राज बताइए कि वो अगर कुछ सोचें तो उसे करने के लिए क्या अचीव करें। पहले तो बड़े फैसले करें, इंडियन ऑयल जैसी एक मजबूत और बेहतरीन नौकरी जहां बहुत सारे भविष्य की संभावना है वो छोड़िए आपने, परिवार ने आपका साथ दिया, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी दूसरे को कॉपी करने की कोशिश ना करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, हर व्यक्ति की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी वीकनेस होती है। यदि कोई मुझसे कहे कि अगर कोई एस्पिरेंट मेरे से पूछता है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि मेरे घंटों के चक्कर में मत पढ़ो आप, कि मैं हो सकता है 8-9 घंटे में निकल गया और आप 16 में ना निकाल पाओ। ठीक, मैं 16 में नहीं निकाल पाया, आप हो सकता है 8 में निकाल लो। 8 में निकाल लो। करने की कोशिश नहीं करें। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना सबसे जरूरी है। सबसे पहली चीज, अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम की बात करें तो ये एग्जाम इतना इंटेंस होता है कि इसमें हमें इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप किसी को भी लेना चाहिए तो वो ये लेना चाहिए कि क्या मुझे इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि यदि आपको इस पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो बहुत कम संभावना है कि आप इसको निकाल पाएंगे, क्योंकि इतना डीप और इतना एनालिटिकल होता है ये कि अगर अपना खुद का एप्लीकेशन ऑफ माइंड करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज कि एकाग्रता, एक लक्ष्य के प्रति अपना कमिटमेंट और एकाग्रता वो जरूरी है। इस एग्जाम के लिए कम से कम आपको मिनिमम बता रहा हूं मैं, 1.5 साल तक कम से कम 6 घंटे सेल्फ स्टडी के देने पड़ेंगे। ये मैंने मिनिमम बताया। अगर इतना देने के लिए कोई रेडी है तो उसको इस फील्ड में उतरना चाहिए। कम से कम 1.5 साल और कम से कम 6 घंटे सेल्फ स्टडी के, कोचिंग वगैरह वो अलग है। अगर इतना कर सकते हैं तब इस चीज में उतरिए, और ये बहुत कंसिस्टेंसी मांगता है। आप अपने फेलियर से, अपने डर से, अपनी चिंता से कैसे निपटते थे? हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको कॉपी करें हमारे युवा साथी, लेकिन फिर भी हम सब मनुष्य हैं, हमारे बीच में बहुत सारी समानताएं हैं, तो हो सकता है कि कुछ आपके मंत्राज से कुछ लोगों को एक जर्नलाइज्ड एक कोई चीज सीखने के लिए मिले। जी देखिए, जब भी ये बात सही है कि हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो कितना भी ऊपर हो कितना भी नीचे हो, चैलेंजेस हमेशा आते हैं, और कई चैलेंज ऐसे आते हैं जो मन को झकझोर देते हैं, जिससे आपको लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। बट मेरा ये जो अभी तक जो असेसमेंट रहा है और जिस तरह से मैं बस केवल जनरलाइज कहना चाहूंगा कि अगर कभी चैलेंज आता है तो उसको अपने आप को तोड़ने मत दीजिए, उसको एनालाइज करिए। कहीं हम कभी फेल होते हैं, होता है जीवन में, हर व्यक्ति फेल होता है। प्रशासनिक तौर पे भी कभी कभार फेलियर हाथ लगती है, एकेडमिक तौर पे भी कभी फेलियर हाथ लगती है। बट फेलियर लगने से हम अपने आप को पूरी तरह से विड्रॉ ना कर लें, हम उसको टाइम दें। सबसे बड़ी चीज कि हम रिएक्ट ना करें उसको लेकर। जनरली फेलियर में लोग रिएक्ट करते हैं इमीडिएटली। एनालाइज करें कि हमसे क्या गलती हुई,
ये आज भी मैं अब अमल करता हूँ। जब कभी प्रशासनिक तौर पे लगता है कभी कि मैं कोई अच्छा काम करना चाहता था और नहीं कर पाया, तो उसको एनालाइज करें कि इसमें हमारी वीकनेस क्या रही, हम कहाँ नहीं कर पाए इस चीज को। मैं कभी यथासंभव मैं रिएक्ट नहीं करता चीजों को लेके, अदरवाइज अगर हम रिएक्ट करेंगे तो उसके हमेशा नेगेटिव परिणाम आते हैं। सर, एक और ज़िंदगी का बड़ा अहम पड़ाव है, 2-3 सवालों के साथ बातचीत को मैं ख़त्म करूँगा, वो है विवाह। और जाहिर तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि आपने भी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया होगा, तो ये किस तरह का एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने की वजह से कई बार हम भी कई दुविधा में होते हैं, क्योंकि मैं भी एक इसी परिवार से रहा, तो मैं हमेशा जीवन संगिनी को लेकर यही सोचता था कि क्या वो मेरे परिवार से तालमेल बिठा पाएंगी, कोई ऐसी जीवन संगिनी, ऐसी साथी तो नहीं होगी जिसका इकोनॉमिकल लेवल हमसे बहुत ऊंचा होगा। और वो कहीं कठिनाई हिंदी फिल्में कौन जाती थी दिमाग में कि सास और ससुर और बहू के बीच में चुनौतियाँ। आपने क्या सोचा? हालांकि आप बहुत कूल, कंपोज्ड और बहुत, जैसा आपने कहा कि रिएक्शन नहीं देते, आप गहरे विश्लेषक हैं इस मामले में, थोड़ा सा इस पर ज़रा हमें बताइए। जी। जब मैं आईओसी में था तो उसी समय मेरी धर्मपत्नी से मेरी मुलाकात हो चुकी थी और लगभग मेरे मन में फाइनल हो गया था कि विवाह यही करना है। जी। लेकिन जब सिलेक्शन हुआ तो सिलेक्शन के बाद सिनेरियो पूरा बदल जाता है। जी। सडनली आपके पास मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारे रिश्ते घर पहुंच जाते हैं और ज्यादातर रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके पारिवारिक बैकग्राउंड के नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। कई ऊंचे बैकग्राउंड के होते हैं जो फ्यूचर देखते हैं। बट मैं इस मामले में लकी हूँ, बहुत अच्छे परिवारों से भी रिश्ते आए। मैं इस मामले में लकी हूँ कि मैंने चूंकि जो डिसीजन अपने सर्विस में आने के 6 महीने पहले ले लिया था, मैं उस चीज पे अटक रह पाया। मेरे परिवार के लोगों ने मुझे उसमें सपोर्ट किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरी बातों को समझा और मेरी शादी एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में, मेरी वाइफ जयपुर से है, मेरी वाइफ की मतलब मेरी शादी तो राजस्थान के एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में हुई। मेरी वाइफ के पिताजी टीचर हैं और मैं बहुत ही इस मामले में खुशनसीब हूँ। अपने घर वालों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी चॉइस के साथ वो टिके रहे, उन्होंने मेरा साथ दिया और आज बहुत ही सुखी पारिवारिक जीवन में जी रहा हूँ। मेरे घर वाले मेरे खुद से ज्यादा पसंद मेरी वाइफ को करते हैं। तो जो आपकी अर्धांगिनी है, जीवन संगिनी, वो वर्किंग है सर या होम मेकर है वो? जी, वो भी इंडियन ऑयल में काम करती हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट मैनेजर है वो। जी। और वो मेरे साथ जयपुर में ही थी समय जब मैं वहाँ पोस्टेड था। और ये बड़ी सुंदर और बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई कि अब वो घर में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व के तौर पर हैं और जाहिर है इसके पीछे उनके गुण, उनकी काबिलियत, उनकी सलाहियत, उनकी एबिलिटी इसके लिए जिम्मेदार है, तो उनको भी हम प्रणाम करते हैं। आखिरी सवाल सर कर रहा हूँ आपसे, आगे जीवन को किस तरह देखते हैं और आपकी हॉबीज़ क्या हैं? क्या पुस्तक पढ़ना, क्योंकि पढ़ने वाला व्यक्तित्व तो होगा ही आपका, क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं वहाँ निरंतर पढ़ना, अपडेट करना। अभी आप कलेक्टर हैं, आगे जब सेक्रेटरी लेवल पे आएंगे तो डिपार्टमेंट्स बदलते रहेंगे और हर डिपार्टमेंट्स की जानकारी ठीक उसी तरह होनी चाहिए जैसे आपने अपने यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ा और बाद में इंटरव्यू में हर सवाल का जवाब दिया। जी। मैं हॉबीज के तौर पे मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ और निश्चित तौर पे जो खासतौर से जो इंटरनेशनल रिलेशन के आधार पे या जो डिप्लोमेसी पे जो बुक्स वगैरह हैं या कोई मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, इंडियन हिस्ट्री हो, उसको पढ़ने में मैं जनरली शौक रखता हूँ। और हालांकि बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय तो नहीं मिल पाता है, लेकिन इस जॉब की एक खूबसूरती है कि मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना, खासतौर से ग्रामीण लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा पसंद है। तो जब कभी फील्ड विजिट में जाता हूँ तो लोगों से संवाद करता हूँ, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग जो योजनाएं अमल करते हैं, पेपर्स में देखते हैं, उनका एक्चुअल वास्तविक क्रियान्वयन नीचे कितना है, उसको देखने के लिए गाँव में जाते हैं। जब ग्रामीणों से संवाद होता है, बच्चे से बात होती है कि आप स्कूल जाते हो बेटा, क्या पढ़ा आज, महिला से बात होती है कि आपने अस्पताल में दिखाया, आपका बीपी कितना आया, क्या क्या पूछा एएनएम ने, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। उससे एक फीडबैक लूप भी जनरेट होता है सर्विसेज के लिए और एक बेहतर काम करने का मोटिवेशन भी लगता है। मैं एक ऐसे प्रशासक के तौर पे जाना चाहूंगा कि जिसको लोग याद रखें कि अपने कार्यकाल में कुछ अच्छा किया, लोगों से जुड़े रहे और बहुत ही बेसिक लेवल की बातें करी। जो बेसिक गवर्नेंस है, मेरा जीवन का मकसद बेसिक गवर्नेंस पे फोकस करना है। यदि सरकार बहुत सारी चीजों में है, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं, हम लोग यदि बेसिक गवर्नेंस अपना ठीक कर देंगे तो लगभग 80% समस्याएं वहीं सॉल्व हो जाएंगी। इसके साथ कभी कोई
सेक्टर में ऐसा सामने आया जहाँ कोई अपॉर्चुनिटी लगी, तो कोई एक बहुत अच्छा कोई नवाचार करने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर करूँगा। आपने निशब्द कर दिया। आपने जितने बढ़िया तरीके से डिफाइन किया उससे दो तीन चीज़ें मैं ड्रॉ कर पाया। एक तो आप लक्ष्य तय करते हैं और लक्ष्य बड़े ऐसे तय करते हैं जो अचीवेबल होते हैं। आसमानी सुल्तानी ख्वाब आप नहीं देखते हैं, आप पहले ये देखते हैं कि ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये डिज़ायर से ज़्यादा ये एक भाव आपके मन में है कि मुझे 5 साल बाद कहाँ होना है, 10 साल बाद कहाँ होना है, 15 साल बाद कहाँ होना है। और एक बहुत सुंदर शब्द आपने प्रयोग किया कि सोशल कैपिटल, ये बहुत सुंदर शब्द है। ये सामाजिक पूंजी के बारे में हम लोग नहीं सोचते। हम इस समाज में जन्म लेते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन हम जब चले जाएंगे इस दुनिया से अपने दायित्व से, एक पत्रकार के तौर पर, एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर, डॉक्टर के तौर पर, इंजीनियर के, तो ये दुनिया हमें याद कैसे करेगी? हमने क्या सोशल कैपिटल दिया कि शरद द्विवेदी ने क्या किया, जिस न्यूज़ सेगमेंट के लिए वो वहाँ के एडिटोरियल हेड रहे, ये हमारे दिमाग में नहीं होता। हमारे दिमाग में बंगला, पैसा, गाड़ी, सारी चीज़ें, अपने परिवार की वेलबींग, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, लेकिन इसके आगे भी जहान है और आपने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया सर। और ये आपकी फ़िलॉसफी को दर्शाता है जो आपके पेरेंट्स से मिली है, आपको आपकी अपनी सोच से निकली है। बहुत अच्छा लगा आशीष जी, बहुत आनंद आया आपसे बात करके, क्योंकि आपका हर वर्ड सेल्फ मेड है, आपके अपने अनुभव की गुफा से निकला है वो, जहाँ आपने खूब पसीना बहाया है। आपने ये चीज़ें किसी किताब में पढ़कर नहीं समझी हैं, पढ़ी हैं, खूब पढ़ी हैं, लेकिन उनको अपने अनुभव की कसौटी पर गढ़ा है। और यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उस इंटरव्यू का पूरा सार यही है कि आप अपने को डेवलप कीजिए, लक्ष्य तय कीजिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। सर बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। तो ये थे 2016 बैच के IAS ऑफिसर, मध्य प्रदेश काडर और कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी जी। सारी बातें आपने सुनी, बहुत ही बढ़िया मैसेज है इस पूरे इंटरव्यू में। इसे ज़रूर मैं यूथ से कहूँगा कि वो रिकॉल करें, हमेशा बार बार इस इंटरव्यू को देखें और याद करें कि ये बातें कैसे हमारी ज़िंदगी में मदद कर सकती हैं। बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद आशीष जी, और अगली बार एक और ऑफिसर के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।